किया गया और बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा कि जो इस भवन निर्माण में हमारे भामाशाह थे उनमें से काफ़ी यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी एक सिलीगुड़ी में कल कोई ममता बनर्जी का कोई जुलूस था, उसके चलते हमारे 3-4 भामाशाह की फ्लाइट मिस हो गई थी और वो यहाँ कोई कारण से नहीं पहुँच पाए। तो हमारी तरफ से जो नहीं पहुँच पाए उनका भी पारिक सभा लाडनू हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जो सुजानगढ़ से आसपास के गांवों से खांडवा से जो भी हमारे अतिथि हमारे छोटे से निमंत्रण पाए उन सभी का इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, ये तो हुआ स्वागत का कार्यक्रम और स्वागत के बाद में जो लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ वो संपन्न हुआ और इसके आगे का जो कार्यक्रम है ये आगे शिव जी है वो हिसाब से इसको चलाएंगे। और मैं 2-3 बातें इस भवन के बारे में कहना चाहता हूं कि सन 1962 आज से करीब 60 साल पहले इस भवन की परिकल्पना करना वो एक बड़ी भारी बात थी। उन दिनों हमारे पूर्वजों ने यह एक जमीन का टुकड़ा लिया और इस पर एक पारिक सभा बोल करके एक संस्था का निर्माण किया, जो संस्था आज इतनी बड़ी होकर के आप सबके सामने है। और धीरे धीरे इस संस्था में निर्माण कार्य चालू हुआ और सन 1973 में इस संस्था रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और हमारे जो पूर्वज थे इन्होंने बड़ी बखूबी से इस संस्था को चलाया और आज उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा प्रसाद है कि ये संस्था उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। तो इस संस्था को बनाने में, इस भवन को बनाने में और इस आज की स्थिति में इस संस्था को लाने में हमारे बुजुर्गों का, हमारे पूर्वजों का और हमारे आज की युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान। उन सबको एक बार हम नमन करते हैं, उनको सबको हम एक बार प्रणाम करते हैं कि आज उन्हीं की कृपा प्रसाद से हम यहाँ विराजमान हैं और एक ये बहुत बड़ा भवन आज संपूर्ण लाडनू और लाडनू के आसपास की जनता की सेवा के लिए आज ये विद्यमान है। बंधुओं, हर काम में तकलीफें आती है, संघर्ष होता है और जब एक संस्था के कार्यकर्ता अपनी ईमानदारी, अपनी नेकी पर कायम रहते हैं तो ये निश्चित है कि एक दिन सफलता उन कार्यकर्ताओं को मिलती है। और आज उसी नेकी और ईमानदारी का परिणाम है कि आज संस्था और इस संस्था का भवन इस रूप में आप सभी के सामने विद्यमान है। मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में हमने समस्त समाज के पदाधिकारियों को निमंत्रण दिया था और अधिकतम यहाँ पधारे हैं, उन सभी का एक बार मैं फिर स्वागत करता हूँ। हमारे छोटे से निमंत्रण में भाई रामनिवास जी, लुंडन जी, मनोज भाई जी, सभी रामनिवास जी जोशी, उनके प्रयत्नों से निर्माण हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे एक दो कमरे जैसे जैसे आर्थिक सहायता मिलती रही और पारिक समाज की भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि आज तो पारिक समाज बहुत आगे बढ़ गया, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, शैक्षिक रूप से भी। लेकिन जब सन 62 की कल्पना करते हैं तो उस समय समाज की जो आज स्थिति, आर्थिक स्थिति, उस स्थिति में था। लेकिन वो धन्यवाद के पात्र है हमारे पूर्वज कि उन्होंने ऐसी स्थिति में भी एक संकल्पना की और समाज उपयोगी भवन के निर्माण की परिकल्पना उन्होंने की। तो सन 62 से लेकर के आज तक ये उत्तरोत्तर ये संस्था अपना काम कर रही है। खाली भवन का ही काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, भवन बनाना तो एक मामूली चीज है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेना, हमारे युवा लोग हर कार्यक्रम में जब भी थोड़े से निमंत्रण पे उनको बुलाते हैं, वो लोग आते हैं और अपना काम करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी हमारे युवा कार्यकर्ता अपनी मेहनत से, अपने लगन से काम करेंगे और हमारे बुजुर्गों का भी आशीर्वाद जैसे बना रहा था, लगातार उन पर वो आशीर्वाद बना रहेगा। और आज ये जो ऊपर का निर्माण कार्य हुआ, इसका भी संक्षिप्त वर्णन आपको दे दूं। इसका निर्माण कार्य आज से 3 साल पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था। इस हॉल में आप लोग बैठे हैं, इस हॉल का निर्माण बीकानेर निवासी जो मूलतः सुजानगढ़ के निवासी श्रीमान श्रीधर जी जोशी, उन्होंने 21 लाख रुपया प्रदान करके और इस हॉल का निर्माण किया था। एक बार मैं स्वागत करें। और जिस दिन इस हॉल का उद्घाटन था, हॉल का लोकार्पण था,
उसी दिन हमारे समाज के भामाशाहों ने इन आगे की कमरों की परिक्रमा की थी और उसी दिन हमें 9 कमरे प्राप्त हुए थे। 9 कमरों के लिए हमने 1,31,000 रुपए की राशि रखी थी और उसी दिन उसी तत्काल उसी समय हमें 9 कमरे प्राप्त हो गए थे। लेकिन थोड़ा सा समय उल्टा हुआ और उसी समय नोटबंदी आ गई तो थोड़ा पैसे आने में विलंब हुआ। और तो अभी हमने ठेकेदार साहब का स्वागत किया आपके सामने, इन ठेकेदार साहब को हमने उसी समय ठेका दे दिया था और उस विकट परिस्थिति में भी इस आदमी ने कभी हमसे पैसों की डिमांड नहीं की और ये आदमी काम करता रहा। तो आज वो ठेकेदार जी भी जो मेरे सामने श्री बख्शू भाई जी बैठे हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस विकट परिस्थिति में उन्होंने काम नहीं रोका। हमने कह करके काम रुकवाया क्योंकि एक बार पैसे की आमदनी खत्म हो गई थी और ये भी ठेकेदार आदमी है तो साल भर हमने काम बंद रखा और फिर जब स्थिति ठीक हुई हमारे पास रुपयों का आगमन शुरू हो गया और आज ये भवन आपके सामने है। अभी इस जो भवन की स्थिति है इसमें 9 कमरे, लेट बाथ, नीचे 11 कमरे, लेट बाथ, आज 20 कमरों का भवन, पीछे जगह, पीछे रसोई घर, आगे का मैदान, ऊपर की 2000 स्क्वायर फुट की छत, इतनी बड़ी छत मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लाखों में किसी भवन के पास में नहीं है। और आज ये जो कोई भोजन का कार्यक्रम है, कोई आयोजन का कार्यक्रम है, बड़ी सफलतापूर्वक छत के ऊपर में, सामने के प्रांगणों के ऊपर में हर समाज के लिए प्रदत्त करते हैं और सभी समाज की सेवा इस भवन के माध्यम से होती है। और आज वर्तमान में थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो सामाजिक कार्यों में जो संस्थाएं लगी रहती है, जो भवनों का निर्माण होता है, उनकी रिक्वायरमेंट समाप्त नहीं होती है क्योंकि आज कोई रिक्वायरमेंट है, कल कैसी आवश्यकता बढ़ जाती है, धीरे धीरे समय बदलता है और आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है। तो कुछ आवश्यकताएं हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि कल मैंने कुछ ये घोषणा करता हुआ बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरे छोटे से मित्र ने, हमने कहा था कि आजकल एक सीसीटीवी लग जाए तो वो बड़ी बात है, तो हमारे छोटूलाल जी पांड्या के सुपुत्र श्री ललित जी पांड्या, उन्होंने उसी वक्त मेरे को कहा कि भाई साहब जितने पैसे लगेंगे मैं सीसीटीवी लगवाऊंगा। तो एक बार करतूत धोने से भाई ललित का स्वागत करें। उन्होंने उसी में एक बार ललित भाई को बुलाना चाहूंगा, एक बार आए स्टेज के सामने। ये छोटूलाल जी पांड्या के लड़के हैं। एक छोटे से निवेदन कि जितना सीसीटीवी में खर्च आएगा, इससे पूर्व भी इन्होंने 11,000 रुपए की नगद राशि हमको दी थी। तो इतने युवा जब हमारे साथ में है, हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और ये भवन उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। अभी थोड़ी देर पहले हम जब बात कर रहे थे, ये सामने का प्रांगण जो है ये खाली सीमेंट का बना हुआ है और मैंने ऐसे ही बात की थी, इसमें कम से कम कोई कोटा स्टोन लग जाए तो ये अच्छा हो जाए। तो एक बार मुझे पुण्य गर्व है कि हमारे बद्रीलाल जी पांड्या पुत्र शिवलाल जी पांड्या, उन्होंने बंगलोर से स्वीकृति दी कि इसमें जितना पैसा लगेगा वो मेरी तरफ से होगा क्योंकि पूर्व में जो सीमेंट की फर्श बनी है वो भी उनकी तरफ से बनी हुई है। तो इसमें जो कोटा स्टैंड में 1,50,000 70,000 जितना भी पैसा लगेगा श्रीमान बद्रीलाल जी पांड्या की तरफ से हमको मिलेगा। एक बार मेरा निवेदन, ये बात जोरदार करते जोड़े से उनका स्वागत करें। तो ऐसे भामाशाह जब हमारे पास में है तो मित्रों में सोचता हूँ कि हमें कोई चीज की कमी नहीं रहेंगे। और आज हमारे स्टेज के सामने तो भामाशाहों की कतार लगी हुई है, तो मैं सोचता हूँ कि धना भाव में कोई काम बाकी नहीं रहेगा। बाबूलाल जी पारिक, जैसा कि आपके बारे में बता, संपूर्ण भारत में, पूरे भारतवर्ष में जो पारिक समाज में जो जागृति की लहर इन्होंने सन 86 में फैलाई, दिल्ली में एक असंभव कार्य लग रहा था पारिक भवन का निर्माण। आज दिल्ली में जमीन लेना एक बड़ी भारी महाभारत काम होता है। तो इस व्यक्ति ने अकेला चलो एकला चलो और एक उस विचारधारा पर एकला चल करके संपूर्ण समाज को इकट्ठा किया। मेरे को याद है कि दिल्ली में इन्होंने सम्मेलन बुलाया था, उस समय एकमात्र परिकल्पना थी पारिक भवन की, मैं स्वयं उसमें गया था और समाज के बड़े बड़े भामाशाहों को उन्होंने निमंत्रण किया था और बड़ा भावभीना स्वागत हुआ था, विशाल एक आयोजन हुआ था। और उसी दिन पारिक भवन दिल्ली की परिकल्पना साकार हुई थी और आज दिल्ली में एक विशाल आलीशान पारिक भवन श्रीमान बाबूलाल जी की मेहनत से आज वहां खड़ा हुआ। तो एक बार फिर मैं कहूंगा कि श्रीमान बाबूलाल जी का स्वागत करना चाहिए। और हम आशा करते हैं आज खाली दिल्ली में नहीं, आज डूंगरगढ़ में, सरदार शहर में, बम्बू में, बीकानेर में, जहां जहां भी पारिक भवन का काम हुआ, इनका शारीरिक आर्थिक उल्लेखनीय योगदान सब भवनों में रहा है।
आज हम भी यहाँ भी अपेक्षा करेंगे, यहाँ भी हमें कुछ मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो खाली आर्थिक सहयोग देना बड़ी बात नहीं होती। पैसा बहुत लोगों के पास होता है और आज के जमाने में बहुत लोगों ने पैसा, लेकिन पैसा होने के बाद में अपने समाज में दो पैसा लगाना, अपने समाज में दो पैसा लगा करके और समाज की उन्नति की परिकल्पना करना, ये मित्रों बहुत बड़ी बात होती है। ये सब लोगों में नहीं पाई जाती, पैसा होता है सब लोगों के पास, लेकिन बहुत बिरले ऐसे होते हैं जो जिनको भगवान देता है और वो समाज में लगाते हैं, और वो जितना लगाते हैं उससे कई गुना होकर के और वापस उनके पास पैसा आता है। आज जो भी पैसा यहाँ लगाया गया है तो उनके पास भी भगवान दुगुना करके उनको वापस देता है, क्योंकि आज हम लोग अपना बंगला बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपनी गाड़ी बनाते हैं, तो वो हमारे प्रयोग में आता है और हम कमा करके हमारे प्रयोग में लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो सब करते हैं। लेकिन दो पैसा कमा करके और उस पैसे को समाज में वापस दे देना, जिसका समाज वास्तव में हकदार है उसको वापस दे देना, वो एक बड़ी चीज होती है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे समाज के जितने भी भामाशाह है वो खुले दिल से आज समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, समाज की उन्नति में, समाज में जहां भी आर्थिक सहायता की होती है, और बड़े बड़े प्रकल्प चला रहे हैं बाबूलाल जी। शिक्षा का प्रकल्प है, स्वास्थ्य का प्रकल्प है, ऑल इंडिया पारिक महासभा कुछ हॉस्पिटलों के साथ जुड़ी हुई है, जहाँ पारिक समाज का कोई व्यक्ति एडमिट होता है, कोई चिकित्सा होती है तो 10% 15% छूट खाली पारिक होने पर दी जाती है। ये श्रीमान बाबूलाल जी का चमत्कार है। एक बार फिर मैं कहूंगा कि ताली बजाकर के उसका स्वागत करें। बड़े काम इन्होंने किए, क्या क्या काम गिनाऊं उनका। तो बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल हॉस्पिटल है, उनमें खाली पारिक होने से 10% 5% छूट मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी कल हम रात में बैठे हुए थे तो अपने गांव में एक जीर्ण सेन स्कूल में, एकदम जीर्ण सेन पुराना स्कूल था, आज उसमें कितने लाखों रुपए लगेंगे मालूम नहीं, उसकी बाउंड्री, उसके रूम, उसकी ऑफिसेज। इन्होंने एक बात पर सन 2010 या 11 में जो नई दिल्ली में आपने जो पारिक महासम्मेलन करवाया था, आपके मार्गदर्शन में जो कार्यक्रम हुआ बड़ा काबिल तारीफ था। 2 दिन का कार्यक्रम था और आपने उस कार्यक्रम को बड़ी अच्छे ढंग से अंजाम दिया। आज भी उस कार्यक्रम को याद करते हैं, तो क्यों न हमें उस शख्सियत को हमेशा के लिए याद करेंगे, क्योंकि इनका जो सहयोग है तन मन और धन से, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ उस मंच के माध्यम से कि आपको कोई कमी नहीं हो। हमारे समाज के लिए वो बड़ा ही है। जिस व्यक्तियों ने इस भवन को निर्माण कार्य में सहयोग किया, सभी भामाशाहों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस भवन में श्रीमान रामोवतार जी जोशी गुवाहाटी के द्वारा इस हॉल निर्माण के लिए 6,51,000 रुपए प्राप्त हुए। हमें उन भामाशाहों का, उन समाज के उदाहरण बना व्यक्तित्व का भी हम सम्मान करना चाहेंगे, जिनके बलबूते से आज ये समाज ये भवन खड़ा है। हमें उनके भी आभारी हैं, क्योंकि आपने हमारी दुख दर्द को समझा, सुना, समाज की समस्या को सुना और आपने जो योगदान दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में राजकुमार जी पांड्या चकड़ा बंदा के द्वारा 3 लाख रुपए रसोई घर के लिए दिए। श्रीमान अनिल जी जोशी गुवाहाटी के द्वारा 2,51,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। श्रीमान बद्री प्रसाद जी पांड्या बेंगलोर प्रवासी के द्वारा 1,31,000 रुपए के साथ साथ अभी आपने सुना उनके द्वारा सामने के फर्श के लिए भी उन्होंने यहाँ कर दिए। तो कहने का मतलब है, कहने की कमी है, धन की कमी नहीं है। इसी कड़ी में हमारे बीच श्याम सुंदर जी पांड्या अध्यक्ष है। आप भी उसी यज्ञ की आहुति में आप भी कम नहीं है, आपके द्वारा भी 1,31,000 रुपए कमरे की राशि दी गई। और हर वक्त हर समय फोन पर एक्टिव रहने वाले हमारे बड़े अग्रज श्रीमान भागीर प्रसाद जी पांड्या, आपका भी 1,31,000 रुपए की राशि कमरे के रूप दी गई। और हमें ऐसी आशा है कि आपके द्वारा और भी हमें सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि आपका दिल बड़ा है। इसी कड़ी में श्रीचंद जी पांड्या चकड़ाबंदा के द्वारा 1,31,000 रुपए की राशि दी गई। श्रीमान लोनकन जी जोशी लाडनू निवासी के द्वारा भी 1,31,000 रुपए की राशि दी गई। श्रीमान शांतिलाल जी बोरा
लाडनू द्वारा भी 1,30,000 रुपए की राशि कमरे के रूप में दी गई। श्रीमान सीताराम जी पुरोहित हैदराबाद प्रवासी के द्वारा 1,30,000 रुपए की राशि कमरे के रूप में दी गई। श्रीमती विमला देवी तिवारी हमारी इस लाडनू की बेटी और कुचामण प्रिंसिपल बस रिटायर्ड, उन्होंने भी हमारी दर्द को सुना समझा और उन्होंने 1,31,000 रुपए की राशि भी दी गई। आज वो किसी कारणवश यहाँ कार्यक्रम नहीं पधार चुकी। श्रीमान सत्यनारायण जी पुरोहित कलकत्ता प्रवासी के द्वारा 1,30,000 रुपए कमरा। श्रीमान गिरधारी लाल कपिल जोशी लाडनू के द्वारा 1,30,000 रुपए का कमरा दिया गया। श्रीमान जगदीश प्रसाद जोशी लाडनू के द्वारा भी एक कमरा 1,30,000 रुपए की राशि दी गई। श्रीमान जगदीश प्रसाद जोशी, आप देख रहे हैं आप वर्तमान में इस पारिक सभा के कोषाध्यक्ष भी हैं, तो कोषाध्यक्ष के द्वारा भी इस भवन के प्रसाधन क्रय के लिए 1,30,000 की राशि आपके द्वारा भी दी गई, क्योंकि हमने कोषाध्यक्ष को एक कोषा। और इसी कड़ी में हमारे बीच हरीश जी कटौतिया, आप देख रहे हैं उनके सुपुत्र श्रीमान राजकुमार जी कटौतिया है, क्योंकि पहले हमने घर को ही छुआ। और बलराज जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस हॉल के प्रसाधन गृह में 1,25,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। इसी कड़ी में हमारे बीच सुरेश संजीव पारिक LIC DO सरदार सिंह निवासी के द्वारा भी 1,00,000 रुपए की राशि रसोई घर के लिए प्रदान की गई। आज वो नहीं आ सके किसी कारणवश, हम उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इसी कड़ी में कृष्ण कुमार पारिक बेंगलोर प्रवासी के द्वारा कार्यालय कक्ष के निर्माण के लिए 71,000 की राशि भेंट की गई। तो इस प्रकार से इन भामाशाहों के द्वारा समाज के उदाहरण व्यक्तित्व के द्वारा हमें जो सहयोग दिया, और जो हमें सहयोग जो कम पड़ रहा है उसकी भी हमें आशा है कि आज वो पूरा हो जाएगा और हम एक दिन अच्छे महसूस करेंगे। शिव जी ने जो राशि बताई वो निर्माण कार्यों के बाबत हमें मिली। उसके बावजूद हमें एक प्रकल्प रखा कि लाडनू के जितने भी पारिक बंधु हैं, जितने भी पारिकों के घर यहाँ पर हैं, एक एक घर से, मित्रों ये बड़े गर्व की बात है कि एक बार सब अपना स्थान ग्रहण करें और अब स्वागत करेंगे उन भामाशाहों का, जिन भामाशाहों ने हमें निर्माण कार्य में सहयोग दिया। जितने भी यहाँ उपस्थित हैं उनको माल्यार्पण और साफार्पण और मोमेंटो। तो मैं शिव जी से कहूंगा कि आगे का कार्यक्रम साथियों, इस पारिक समाज लाडनू के लगभग 125 घर हैं और हम कार्यकारिणी सदस्यों के पीछे इनका बड़ा हाथ था, और उस हाथ की वजह से आज आप देख रहे हैं जो भव्य भवन बना है, इनके पीछे इस 125 परिवार का भी हाथ रहा है, तब जाकर के हमें ये सफलता मिली है। तो मैं उन साथ साथ किसी का मोबाइल गुम हो गया तो आप यहाँ से ले लें। आए हुए अतिथियों से हमें कुछ विचारों से भी लाभान्वित होंगे। उसके बाद में इस जिन जिन महामना ने तो यज्ञ में आहुति दी उनका सम्मान भी हम करना चाहेंगे। तो जिस भामाशाहों के यदि परिवार के प्रतिनिधि भी यदि यहाँ उपस्थित है तो उनसे मेरा आग्रह कि वो भी कृपया अपना सम्मान प्राप्त करें। यदि वो नहीं पहुंच पाए तो किसी प्रतिनिधि को यहाँ आप सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले आज के जिस युवा नौजवान व्यक्तियों को जो मार्गदर्शन का अभाव है और हमारे बीच ऐसी शख्सियत यदि विराजमान है, तो क्यों न हम इस युवा पीढ़ी को
अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से अवगत कराएं, क्योंकि आपके सामने एक युवा शख्सियत, जवान दिलों की धड़कन श्रीमान विष्णु जी पारिक, आप तो मोटिवेशन का कार्य कर रहे हैं, तो हमारा लाडू युवा भी आपसे अछूता न रहे। इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप हम इन युवा नौजवानों में आप वो दम भर दें ताकि ये बच्चे भी अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। मैं ज़्यादा समय लेकर के श्रीमान विष्णु जी पारिक से मेरा निवेदन है, आप अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। श्रीमान विष्णु जी पारिक। सभी से अनुरोध है कि आज का ये विशिष्ट कार्यक्रम है, महर्षि पराशर जी का सूक्ष्म संरक्षण हमें मिला हुआ है। एक बार अपनी कमर को सीधी करेंगे, दोनों हाथ गोदी में रखेंगे और उनके आह्वान के साथ इस कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करता हूं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस मिट्टी में वन वन घूमे रघुनायक श्री राम, जहां पार्थ का मोह नाश करने आए घनश्याम, जहां जन्म ले आए युग युग दृष्टा श्री राम, उस पावन माटी को मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम सब भारत में पैदा हुए। मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन जितनी भी देर मैं बोलूं, क्योंकि इस मंच पर भी मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैडम को छोड़ दे तो शायद मैं सबसे छोटा हूं, अनुभव में भी, ज्ञान में भी, बुद्धि में भी। तो यदि कोई बात आपको ऐसी लगे जो कड़वी हो तो उसको आप मुझे दे दीजिएगा, जो बात ठीक लगे उसको घर ले जाइएगा। जिस धरती पर जन्म लेने के लिए ईश्वर भी तरसता है, उस भारत भूमि पर हम लोग पैदा हुए। और उस भारत भूमि में भी यदि एक स्थान को निकाला जाए जिसको हम शेखावाटी कहते हैं, वो अपने आप में बड़ा विशिष्ट स्थान है, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोगों ने दिया है। आज जैसे इस भवन की हम परिकल्पना देख रहे हैं, अनेकों लोगों ने इसमें अपना धन का दान किया और हमारी संस्कृति रही है। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृति महान अपनी, थे विश्व के गुरु हम, रुकता जहां जमाना होते वहां शुरू हम, अपने लिए न केवल जग के लिए जिए हैं, हमने दधीची बनकर निज प्राण तक दिए हैं। हमने न सिर्फ धन दिया, महाराणा प्रताप को जब आवश्यकता थी तो भामाशाह आए और उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया। महाराणा प्रताप ने नई सेना खड़ी करके, देने में हमारे ईगो होता है, मैं भी उसी परिवार से आता हूं, हमारे ईगो बहुत होता है। और चूंकि परिवार है, सिर्फ परिवार में बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बार आप सोच करके देखिए कि परिवार में यदि ईगो आ गया तो फिर परिवार में आत्मीयता निकल जाएगी। हम में से हर एक व्यक्ति के पास, बाबूलाल जी के साथ अनेक कार्यक्रमों में मुझे जाने का अवसर मिला है। मैं समझता हूं शायद वर्तमान भारत में जितने जीवित भामाशाह हैं पारिक समाज के, उनमें सबसे बड़ा नाम यदि लिया जाए तो बाबूलाल जी का आता है। और ये बहुत बार कहते हैं, ये वाकई में सम्मान की बात है, सबसे बड़े भामाशाह में से आते हैं। लेकिन हम सब मिलकर के जब काम करते हैं तो एक सूत्र हमने बना रखा है कि कोई भी संस्थान, कोई भी समाज ना तो धन के अभाव में चलना चाहिए और ना धन के प्रभाव में चलना चाहिए। अभाव होगा तो काम नहीं चल पाएगा, धन नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। इसलिए धन का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि केवल धन का प्रभाव हो जाए और धन के प्रभाव में बहुत सारे अन्य प्रतिभाओं को हम छोड़ दें, क्योंकि सबका समाज में अपना योगदान है। इस भवन को खड़ा करने में हो सकता है कि किसी भामाशाह ने योगदान दिया, लेकिन इस भवन को सुचारू रूप से संचालित करने में हो सकता है कोई प्रतिभा योगदान दे, तो उसको भी उतना ही सम्मान मिले। न धन का अभाव हो न धन का प्रभाव हो, दोनों में बैलेंस बना करके हम लोग चले। और आने वाली पीढ़ी को तो देखिए हमें बहुत कुछ संभालना होगा। आज हमारे पास 2 रुपए आ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि नई वाली पीढ़ी को जितनी सुविधा दे सके उतनी दे दें। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हैं और आप सब देखते होंगे कि थोड़े से पैसे आ गए तो बच्चे की सुविधा कितनी कर दी जाए। मैं एक शिक्षण संस्थान चलाता हूं और बहुत बार बच्चों के पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं साहब बच्चे को ये सुविधा चाहिए, ये सुविधा चाहिए। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शाहजीराज भोसले थे और उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा, छोटा बेटा। छोटा बेटा था शिवा नाम था उसका। माँ जो थी जीजाबाई, वो उनके साथ रहती थी। शाहजीराज मुगल खानदान में एक बड़े पद पर आसीन थे। उन्होंने देखा कि पिता के पास सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। माँ को लगा कि मैं इस बेटे को जैसे तैयार करना चाहती हूँ वैसे तैयार नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने अपने पति से कहा, जितनी माताएं बहनें बैठी वो जरूर सुने, उन्होंने अपने पति से कहा कि मैं अपने पैतृक गांव जाना चाहती हूँ।
शाहजी ने कहा कि यहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, महल है, नौकर चाकर है, तुम उस गांव में जाकर के क्या करोगी? उन्होंने कहा मुझे इजाजत दीजिए, बड़ा बेटा आप रख लीजिए, छोटा बेटा मुझे दे दीजिए। छोटे बेटे को लेकर के वो माँ अपने गांव में चली गई, जहां कच्चे मकान में उन्होंने शिवाजी को पालना पोसना प्रारंभ किया। और वो जानती थी कि यदि एक बच्चे का निर्माण करना है तो वो निर्माण संस्कारों की कठोर मिट्टी में किया जा सकता है, विलासिता के महलों में होना संभव नहीं है। इसलिए आप धन कमाते हैं उसको रखिए, लेकिन वो धन बच्चों को तब मत दीजिए जब उनका निर्माण हो रहा है, क्योंकि एक बार घड़ा पक गया तो पकने के बाद में वो पानी को अंदर आराम से रखता है। देखिए पका हुआ घड़ा, उसमें कितना भी पानी डाल दो, आपका व्यक्तित्व एक बार पक गया, उसके बाद में चाहे कितने भी कुसंस्कारों के थपेड़े लगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि कच्चा घड़ा और उसमें पानी डाल दिया तो फैल जाएगा, बिखर जाएगा, मिट्टी की तरह उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो अपनी नई पीढ़ी है उस पीढ़ी को आप सुख सुविधाएं बहुत मत दीजिए। कभी ऐसा मत सोचिए कि इसको मैं बचपन में बहुत सारी सुविधाएं दे दूं, क्योंकि यदि आपने वहां दे दिया तो वो पंगु बच जाएगा, वहां से वो आगे चल करके खड़ा नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग समाज में बैठते हैं बहुत सारे, और एक बड़ी दिक्कत हमारे साथ आती है। मुझे हालांकि ये दृश्य बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर नगर पालिका की जो चेयरमैन है वो संगीता जी यहाँ बैठी है। हालांकि आप सब लोग जानते हो कि चेयरमैन साहब तो जगदीश जी हैं, लेकिन महिला सीट आ गई तो उनको भी बिठा दिया गया। मैं ये चाहता हूं कि महिला सीट ना भी आए, मुझे नहीं पता क्या व्यवस्था होगी, लेकिन यदि ये यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्षा हैं तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आपका जो समय आपके पास है उसमें आप अपने पिताजी, आपके ससुर और पिता एक ही होते हैं, उनको आपके अपने मौलिक विचार भी दीजिए। इस लाडनू में क्या परिवर्तन आप कर सकते हैं वो भी उनको बताइए, क्योंकि एक महिला एक माँ के रूप में जितना अच्छा सोचा जा सकता है किसी जगह के बारे में। और देखिए हम लोग बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो हम कई बार महिलाओं का सम्मान करना कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अपने आप कम हो जाता है। आप कल्पना करके देखिए कि मेरी माँ है, वो कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब वो खाना बनाती है और खाना बनाते समय बात करते करते भी मसालदानी से उठा करके उन्होंने मसाला इतनी सब्जी में डाल दिया, मजाल है कि उसमें एक रत्ती भर कम या ज्यादा हो जाए। ये लर्निंग उनके पास है। मैं मैनेजमेंट में एमबीए हूँ और फाइनेंस में, कानून की मैंने पढ़ाई की और पूरे भारत में मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ। आप सोचिए कि जितनी लर्निंग आपकी माँ के पास होती है उतनी लर्निंग आप किसी बड़े से बड़े मैनेजमेंट कॉलेज में नहीं सीख सकते। आपके पिता कितना भी कमाते हैं कम ज्यादा, माँ उसे चला लेती है। और यदि महिलाओं को आप आगे रखते हैं, आप सोच के देखिए कि पूरी जनसंख्या को बांटेंगे तो आधे आधे टुकड़ों में होते हैं, लेकिन महिलाएं कितनी क्या अंगुलियों पर गिन सकते हैं। और ये जो जितनी महिलाएं बैठी हैं, आप मान के चलेगा परिवार को संचालित करना है। भवन हो सकता है आप धन से कमा लेंगे, लेकिन यदि परिवार निर्माण करना है, समाज निर्माण, माओ को आगे लाइए, बेटियों को आगे लाइए। पूरे भारत में चले जाइए आप, अनेक अनेक स्थानों पर हमारे समाज, देखिए कुछ दायित्व मेरे पास विप्रो फाउंडेशन के भी हैं, उसके अलावा अन्य अन्य संस्थाओं के दायित्व हैं। मैं चाहता हूं तो एक बात जो मुझे पीड़ा देती है, जो मुझे सालती है, और मैंने पहले ही कहा कि सबसे छोटा हूं, इसलिए थोड़ी कड़वी बातें बोलूंगा और आप मुझे पहले से माफ कर देंगे, पहले से मैंने मांग लिया है। आप देखिए, सबसे पहले हम अपने समाज में बैलेंस बनाना शुरू करें। ये बैलेंस जब तक डगमगाया हुआ रहेगा, आप मान के चलेगा सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे जिम में जाते हैं, आपने यदि बहुत सारे डंबल्स उठा लिए, हाथ मोटे हो जाएंगे, पैर छोटे रह जाएंगे। जब तक हम अपनी इस आधी आबादी को साथ कदम ताल मिला करके नहीं चलाएंगे, तब तक काम नहीं हो पाएगा। और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो एक और, यहां पर सर बैठे, मैं नाम तो नहीं जानता इनको, आजकल बच्चों में अजीब किस्म की कट्टरता आ गई है। आप अपने बच्चों को बचपन से एक सर्वांगीण इंसान बनाइए, उसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, उसको उसमें मत बांटिए। मुझे आजादी की, चूंकि कल 26 जनवरी की एक घटना मुझे याद आती है, आपने नाम सुना होगा, दो बड़े कैरेक्टर हुए, राम प्रसाद बिस्मिल, एक बहुत बड़े व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल, और उनके मित्र थे अशफाक उल्लाह खान। दोनों को फांसी हुई, और फांसी में जब उनको फंदे की तरफ ले जाया जाने लगा तो अशफाक उल्लाह खान की आंखों में आंसू आ गए। अशफाक उल्लाह खान को राम प्रसाद बिस्मिल पठान कहते थे और वो उनको दादा कहते थे। तो उन्होंने कहा कि पठान क्या बात है, आंखें में आंसू कैसे आ रहे हैं, डर लग रहा है क्या फांसी से? जब हमने भारत मां के लिए मरने का तय करा था तब तो तेरी ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने कहा नहीं दादा, ऐसा नहीं है, आप हिंदू हो, आपकी संस्कृति में पुनर्जन्म की व्यवस्था है, आप इस मादरे वतन के लिए फिर से एक बार मरने के लिए आ सकते हैं, जीने के लिए आ सकते हैं। मैं तो मुसलमान हूं, मेरे पुनर्जन्म की व्यवस्था नहीं है, एक ही जीवन मिला था, वो भी बहुत जल्दी चला गया। दुख है मुझे कि शायद मैं मादरे वतन के लिए फिर से ना आऊं। ये संस्कृति रही है हमारी साझी। इसलिए अपने बच्चों को निर्माण करते समय उनको ये भी सिखाइए कि आप इंसान पहले हैं। देखिए, कुछ चीजें आप ये जीवन में छोटी छोटी बच्चों के डालते रहेंगे। और एक सबसे बड़ी बात और,
शायद बच्चे इस बात को समझे, बड़े लोग समझे या ना समझे। उसके पश्चात मैं छोटी सी बात करके अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि समय पहले से बहुत हो गया। आपको दिल्ली पहुंचना है, मुझे भी कार्यक्रम के लिए जयपुर पहुंचना है। आप ये देखिए कि जिन जिन लोगों ने आपके जीवन में सहयोग किया है, उनके प्रति एहसानमंद रहिए। आपके पास थोड़ी सी शिक्षा आ गई, 2 रुपए आ गए, तो खलीफा बन जाइए, भूल मत जाइए कि इस गांव ने, इस गली ने बहुत कुछ आपके व्यक्तित्व को बनाने में लगाया है। मेरे दादाजी अनपढ़ थे, लेकिन मैं आज पूरे भारत में कवि सम्मेलन करने जाता हूं या मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए जाता हूं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगदान मेरे दादाजी का रहा है, क्योंकि उन्होंने अंगुली पकड़ के छोटी छोटी बातें हमें सिखाई है। इसलिए जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, तो 7 करोड़ उनकी इनकम है। इस समय दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक बार उनसे पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा कि सर आप इतने बड़े खिलाड़ी बने, आपकी लगभग सालाना इनकम 500 करोड़ रुपए है, आपकी इस सफलता में योगदान किसका है? या बैठे हुए हर एक व्यक्ति ध्यान से सुनिएगा इस बात को, फिर मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा कि मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान मेरा एक दोस्त है अल्बर्ट, उसका है। लोगों को लगा कोई माता का नाम लेता है, कोई पिता का नाम लेता है, इसने अल्बर्ट का नाम कैसे लिया? पत्रकार है, यहां पर बैठे पत्रकार लोग अल्बर्ट के पास पहुंच गए, जाकर के देखा कि बड़ा मोटा सा आदमी, कोई काम नहीं करता, लेकिन बड़ा घर, लग्जरियस लाइफ। उस फुटबॉल के मैच में जो सबसे ज्यादा गोल कर देगा, उसी व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाएगा। पहला गोल रोनाल्डो ने किया, दूसरा अल्बर्ट ने किया, तीसरा गोल जब करने की बारी आई तो फुटबॉल अल्बर्ट के पैरों में था और वो आराम से गोल कर सकता था, लेकिन उसने रोनाल्डो को इशारा करके आगे बुलाया और बॉल उसको पास कर दी। रोनाल्डो ने वहां किक मार दिया, उसके 2 गोल हो गए, उसका सिलेक्शन हो गया, अल्बर्ट का करियर उस दिन खत्म हो गया। लेकिन जब अल्बर्ट को आकर के रोनाल्डो ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि यू आर बेटर देन मी, तुम मेरे से बेहतर हो और मेरे देश के लिए तुम्हारी आवश्यकता ज्यादा है। तो रोनाल्डो आज बड़े व्यक्ति बन गए, लेकिन उस दिन से उन्होंने तय कर लिया कि हमारा समाज, हमारी ये संगठन, ये भी उसी फुटबॉल मैच की तरह है। हो सकता है कि बॉल मेरे हाथ में है, मैं गोल मार करके नाम कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई मेरे से बेहतर कर सकता है, तो मुझे बॉल उसको पास कर दीजिए चाहिए, क्योंकि समाज के लिए उसकी आवश्यकता ज्यादा है। वो यदि करेगा तो शायद मेरे से बेहतर काम हो पाएगा। ये चीज हम यहां से ले सकते हैं। विषय बहुत सारे हो सकते हैं, किसी और दिन आप कभी बच्चों का कार्यक्रम रखिए, उसमें आऊंगा, मिलूंगा। बहुत सारे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका मिलता है। आज चूंकि एक बहुत फॉर्मल कार्यक्रम है, तो मैं आपको थोड़ा सा इतना भी बता दूं कि हम लोग जिस संस्थान से का प्रतिनिधित्व करने का हमें सौभाग्य मिलता है, मैं तो दायित्व ही मानता हूं। ऑल इंडिया पारिक महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व मेरे पास है, बाबूलाल जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बार आपको समाज जीवन में सुनने को बहुत कुछ मिल सकता है कि इन्होंने ये ठीक नहीं किया, ये ठीक हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये बुरा हुआ, ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। शिकायतें करना, कमियां निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन किसी काम को करना उतना ही मुश्किल है। ऑल इंडिया पारिक महासभा पारिकों का राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा संगठन है, और जिस पारिक भवन की कल्पना अभी भाई साहब ने बताया कि दिल्ली में बना है, मैं उसमें कई बार ठहरा हूं। बहुत खूबसूरत आपका पारिक भवन है, और वहां जाके गर्व होता है कि देश के दिल दिल्ली में भी हम लोग इतनी महनीयता के साथ में बैठे हुए हैं। उसको बनाने में हर व्यक्ति ने उसको योगदान दिया, नेतृत्व बाबूलाल जी का था। वो पारिक भवन वहां चलाया जाता है, उसमें आने जाने वाले पारिकों की व्यवस्था है। एक बात और मैं कहूं, कई लोग कहते हैं कि साहब आपने फ्री व्यवस्था क्यों नहीं की? वहां एक न्यूनतम चार्ज लिया जाता है। जिस व्यक्ति को आपने फ्री चीज देना शुरू कर दिया, ये मानवीय प्रकृति है, साइकोलॉजी का स्टडी करिए, फ्री चीज एक बार आपने देना शुरू कर दी तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। उसका न्यूनतम मूल्य रखिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमारी जेब से कुछ गया है, हम उसमें योगदान करें। वो पारिक भवन चलता है, उसके अलावा बहुत सारे प्रकल्प ऑल इंडिया पारिक महासभा चलाती है। शिक्षा निधि हमारी चलती है, और आप देखिएगा उस शिक्षा निधि को तो दैनिक भास्कर ने एक फ्रंट स्टोरी के रूप में छापा था कि जिन बच्चों को शिक्षा में दिक्कत आ रही है और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको सहयोग किया जाता है। लेकिन एक बात को लेकर के कि केवल गरीबी आधार नहीं हो सकता, उस बच्चे में पढ़ने की योग्यता भी होनी चाहिए। आप केवल गरीब हो और उसमें पैसा लगा करके बर्बाद कर देंगे, उस बच्चे को दूसरे काम में लगाइए। क्योंकि कोई भी बच्चा कभी भी डफर नहीं होता है, जीनियस सब होते हैं, लेकिन कौन किस काम में जाने वाला है ये काउंसलिंग हम नहीं कर पाते और उसमें किसी दूसरे काम में लगा देते हैं। ऑल इंडिया पारिक महासभा उन बच्चों को जिनको लगता है कि शिक्षा में अच्छा कर सकते हैं, धन के भाव में नहीं कर पा रहे, उन बच्चों को शिक्षा के लिए ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है। कोशिश हम अनुरोध ये करते हैं कि आप उसको फिर से लौटाइए, ना भी लौटाएं तो कोई नहीं, वो बच्चा बन जाए, एक परिवार उसका बन जाए। वैसे ही हमारा एक चिकित्सा का वत्सला कोर्स भी है कि ऐसे पारिक बंधु जिनकी ऐसी कोई बीमारी है कि वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, आजकल बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें भी उसको सहयोग किया जाता है। और एक कोशिश उन्होंने पूरे राजस्थान में की कि जितने हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ हमने एक MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
जिसमें यदि कोई पारिक वहां पहुंचता है, इसकी जानकारी ना हो तो आप जगदीश जी से लें, ये मेरे से जानकारी लेंगे, मैं इनको पूरे डॉक्यूमेंट्स भिजवा दूंगा। राजस्थान के जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप जाकर के अपना इलाज कराइए, पहले कोई परिचय मत दीजिए, पूरा इलाज हो जाने के बाद में फाइनल बिल बनवा लीजिए, क्योंकि पहले बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो पहले समोसा होते हैं। आप पहले अपना पूरा बिल बनवा लीजिए, पूरा बिल बन जाए, फाइनल मोल भाव करने के बाद फिर एक लेटर आपको हम लोग देंगे ऑल इंडिया पारिक महासभा की ओर से, उस एमओयू को दिखाइए, अलग अलग हॉस्पिटल में लेकर 10 से लेकर 20% तक की छूट है, वो इंस्टेंट आपके बिल में से कम हो जाएगा, केवल आप पारिक है इसी नाते। और देखिए ये जो हुआ ना, इसके लिए इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, आप लोगों की ताकत है। इतना बड़ा समाज है, इतना हम लोग प्रकल्प चलाते हैं, काम करते हैं, आपकी ताकत के कारण हम जाकर के हॉस्पिटल वालों से बार्गेनिंग कर पाए और वो उस पर सहमत हुए कि ठीक है साहब आपके व्यक्ति आते हैं, प्रयास हमने किया लेकिन ताकत आपकी थी, तो वो आपका ऑल इंडिया पारिक महासभा के माध्यम से काम होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ऑल इंडिया पारिक महासभा ने एक जो काम किया, देखिए मैं बचपन में एक पारिक पोस्ट में रहा हूं जब मैं पढ़ता था, और मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, उस समय मेरा अनुभव खराब हो गया था, क्योंकि उसमें इतनी आपस में विवाद चलते थे उन बड़ों बुजुर्गों के अपने पदों को लेकर कि मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैं किस समाज में हूं। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, अच्छे लोगों से मिला, फिर से एक प्रयास शुरू किया, तो जो सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं ऑल इंडिया पारिक महासभा का, वो हुआ कनेक्टिविटी, सहयोग, सामंजस्य। आज पूरे भारत में किसी कोने में किसी पारिक की समस्या है, मैं दावे से कह रहा हूं और पूरी विश्वसनीयता के साथ कह रहा हूं, एक ऑल इंडिया पारिक महासभा के पदाधिकारी के नाते 30 मिनट के अंदर अंदर हम लोग वहां तक किसी न किसी रूप में पहुंच जाएंगे। इतना हमारा नेटवर्क बना है कि पूरे भारत में कोई व्यक्ति कहीं फंसा हुआ है, उसको किसी तरह की आवश्यकता है, तो उस एरिया में इंस्टेंट हम बात करके वहां पर हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो मिलने वाले कार्यकर्ता लोग हैं, उनके माध्यम से पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे संवाद स्थापित हुआ, हमने एक दूसरे के साथ बैठना शुरू किया, और देखिए जब हम आपस में बैठना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे नए विचार भी आते हैं, नई चीजें भी